नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। आज बात करेंगे कानपुर की। कानपुर में थाने के अंदर छेड़छाड़, पीड़िता के कपड़े उतरवाने का मामला सामने आया है। आरोपी के सामने ही महिला कांस्टेबल ने उसकी सलवार उसका उतरवाकर फोटो खींची। इसके बाद उस पर शादी का दबाव बनाया। इस हरकत के बाद लड़की डिप्रेशन में चली गई। उसे परिवार वालों ने हैलेट अस्पताल में बाल रोग विभाग में एडमिट कराया। तो वहीं पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में एडीसीपी साउथ और एसीपी घाटमपुर को जांच का आदेश दिया है। चर्चा इसी पर करेंगे। इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। पिता का आरोप है कि आरोपी ने उसकी बेटी की फोटो एडिट कर उसे अश्लील बनाकर वायरल कर दिया। एक दिन फोन छीनकर उससे मारपीट भी की थी। पुलिस ने उसकी नाबालिग बेटी को भी थाने बुलाया, जहां महिला कांस्टेबल ने जांच के नाम पर आरोपी के सामने ही बेटी के कपड़े उतरवा दिए। इससे तनाव में आकर बीमार पड़ गई, जिसका इलाज हैलेट अस्पताल में चल रहा है। मामला मीडिया में आते ही पुलिस अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। 3 सितंबर को साड़ थाना में पिता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने उसके खिलाफ छेड़खानी, पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण की जांच एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा व एसीपी घाटमपुर दिनेश शुक्ला को सौंपी गई। गुरुवार को एडीसीपी अंकिता साड़ थाना प्रभारी सतीश चंद्र राठौर व भीतरगांव चौकी इंचार्ज सुभाष चंद्र के साथ हैलेट पहुंची और परिजनों से करीब 2 घंटे तक अकेले में बातचीत की, जिसके बाद परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर चली गई। कुछ देर बाद किशोरी के पिता ने मीडिया के सामने अपना बयान दिया और इस बार पिता एक दिन पहले दिए हुए अपने बयान से ही पलट गए। अरे सर, ये मामला हुआ कि पूर्व प्रधान राम बिहारी उर्फ फैलो का भतीजा हमारी बिटिया को छेड़छाड़ कर रहा था। तो हमने जो है उसे जाके, क्योंकि मैं वहाँ साड़ थाने में शिकायत किया, तो उसने जो है पकड़ के बैठाला, लड़की से बयान मांगे। लड़की जो है सब पूरे बयान दिए। हमारे सामने कह रहा था कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम तुमको जिंदा उठवा लेंगे। जो आरोपी ने बोला, समझे, ये थाने की बात है। और थाने में हमारी लड़की को मतलब महिला सिपाही ने उसके सामने, आरोपी के सामने मतलब सलवार उतार के उसकी फोटो खींची आरोपी के सामने। ये थाना और चौकी पूरा सस्पेंड हो सर। हाँ, बिटिया हमारी कोमम पड़ी है सर, कोमम पड़ी है। पूरा स्टाफ देख लो, नहीं कोई सुनवाई नहीं सर। आज चौथा दिन है सर, हम मरे जा रहे हैं अकेले, गरीब आदमी सर हमारे। और ये भी धमकी दिया है सर कि अगर कहीं किया तो ये समझ लो दोबारा तुम्हारी खैर नहीं होगी। हालांकि उन्होंने पूर्व प्रधान के भतीजे पर लगाए गए आरोपों को फिर से दोहराया। एक तरफ किशोरी के पिता ने गुरुवार को अपने दिए बयान से पलट गए, तो दूसरी तरफ किशोरी का बड़ा भाई अभी भी अपनी बात पर अड़िग है। उसका कहना है कि पुलिस फर्जी बात उड़ा रही है। बताया कि जो सत्य है वो है, अगर हमें पुलिस से न्याय मिल जाता तो हम यहाँ नहीं आते। किशोरी के सिर में किसी गांठ की वजह से तबीयत बिगड़ने के पुलिस के बयान से भाई को अवगत कराया गया, तो भाई ने कहा कभी बहन को बुखार तक नहीं आया तो पुरानी बीमारी कैसे हो सकती है। हमारे पास बार बार लोगों के धमकी भरे फोन आ रहे हैं, उसको कोई नहीं देख रहा कि हमारी बहन के साथ अन्याय हुआ। इसके बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। दिनांक 3 सितंबर 2023 को साड़ थाने पर एक एफआईआर पंजीकृत की गई, जिसकी की संख्या 206/23 है, जिसमें धारा 354, 506 एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से यह आरोप लगाया गया कि एक महिला कांस्टेबल के द्वारा पीड़िता को निर्वस्त्र किया गया अभियुक्त के सामने ही। इसमें जो प्रथम दृष्टया जांच की गई है उससे आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है एवं यह थाने में बेटी को बेइज्जत करने का आरोप लगाने वाले पिता के अचानक अपनी बात पर पलट जाने के पीछे क्या कारण है, इसका किसी के पास जवाब नहीं है।
लेकिन पुलिस अधिकारी के जाने के बाद मीडिया के सामने आए पिता ने जिस तरह से घबराते हुए अपनी बात रखी, उससे उनके किसी तरह के दबाव में होने का दावा जरूर किया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों के बीच चर्चा रही कि पुलिस ने अपनी साख को बचाने के लिए अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार पर ही दबाव बनाकर उनके बयान पर बदलाव दिए होंगे। तो देखा आपने घटना और मामला, जो रिपोर्ट में आपने देखा, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ साफ है। जो दरिंदगी या कहा जाए जो हैवानियत या बेशर्मी थाने के अंदर की गई, तो वैसे तो न जाने कितने केस इस तरह के सामने आते हैं जहां महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़खानी, घटनाएं, बलात्कार, रेप, दर्जनों मामले आते हैं। लेकिन ये मामला कुछ हटकर है क्योंकि ये थाने के अंदर एक समाज की रक्षा करने वाली महिला कांस्टेबल के द्वारा घटित की गई। इसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी जिसने लड़की के साथ छेड़खानी की, मोबाइल छीना, उसको अश्लील मैसेज भेजता था, लेटर देता था, उसके खिलाफ मामला दर्ज है। उसके सामने ही लड़की को निर्वस्त्र कर उसकी फ़ोटो बनाया और शादी का दबाव डाल रही है। क्या है मामला, कारण क्या है? क्या कोई रिश्तेदार है वो? और अगर रिश्तेदार भी है तो वर्दी में है महिला कांस्टेबल, उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसी पर चर्चा करेंगे। महेश चंद्र द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका महेश चंद्र जी, बहुत बहुत JK न्यूज़ में। और सुमन गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सुमन गुप्ता जी, आपका भी। बात करेंगे महेश चंद्र द्विवेदी जी से। जो घटना आप देख रहे हैं, तो इस मामले में आपका नज़रिया क्या है कि ये किस तरह की घटना, ये थाने के अंदर अश्लील फोटो खींचना, अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी के सामने, ये कैसे जिम्मेदार पुलिस वाले हैं? आरोप है, आप भी कह रहे हैं कि आरोप है, जिसकी जांच में एक पुलिस अधिकारी ने कहा भी है कि प्रथम दृष्टया ये सत्य नहीं प्रतीत होता है। तो केवल प्रिजम्पशन पर सारी बातें, एक साइड बिना दूसरे साइड को सुने हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अगर ये बात सही है तो बहुत गंभीर है, परंतु इसका कुछ कारण समझ में नहीं आता कि जो पीड़िता है उसका फोटो लेने का कोई कानून नहीं है, क्यों कोई लेगा? फिर वहां अकेली महिला कांस्टेबल नहीं होगी, वहां पर कोई दरोगा भी रहे होंगे, थाना है आफ्टर ऑल, कोई क्वार्टर में तो अलग ले नहीं गई, तो वहां पर और लोग भी रोक सकते थे अगर ऐसा करते। तीसरा, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि किसी भी स्त्री से कहा जाए कि हम आपका फोटो लेंगे, आप नंगे हो जाइए। इसका कारण बिल्कुल समझ में नहीं आता जब तक इसके पीछे जांच न हो जाए और ये सिद्ध न हो जाए कि कोई विशेष उद्देश्य था इस महिला का, कांस्टेबल का, तब तक किसी निर्णय पर हम नहीं पहुंच सकते। परंतु यदि ये सही है तो गंभीर है बात। महेश चंद्र जी, सर एक बात ये बताना चाहूँगा कि कोई पिता क्या अपनी पुत्री को इस तरह के इल्ज़ाम लगा करके सार्वजनिक तौर पर इस तरह कहेगा कि उसके साथ ये घटना घटी, अगर झूठी होगी तो? देखिए, कहने को तो मैंने देखा है कि ऐसी बातें गांव में पढ़ाए हुए लोग ऐसी बातें कहते हैं, सेवा में मैंने सेवा काल में देखा है। लेकिन ऐसा नहीं मैं ये नहीं कहता सब कहते हैं, लेकिन बहुत झूठ बोलते हैं, कचहरी में लोग झूठ बोलते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो कहने के लिए संभावना तो है, लेकिन मैं ये नहीं कहता, इसकी जांच की आवश्यकता है, इसमें सही बात पता लगाई जानी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। उस महिला कांस्टेबल का कोई मोटिव होना चाहिए। भरे थाने में एक आदमी तो रहता नहीं है, 4-6 तो इधर रहते ही है, संतरी मंत्री कहीं न कहीं रहता है, तो उनके सामने महिला से कहना तो वो भी रोक सकते थे इसको। फिर अगर वहाँ सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल हमेशा हवलदार मशीन रहते हैं, तो वो लोग रोक सकते थे। तो मैं विश्वास नहीं करूंगा बिना जांच के। जी, जांच का विषय है कुल मिलाकर। एकदम मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। जी, तो सुमन गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हमारे साथ, तो आपका क्या कहना है इसमें? जी, जिस तरीके की घटना का आरोप सामने आया है, जब भी थाने में इस तरीके के आरोप में जब किसी लड़की को ले जाया जाता है, चाहे वो नाबालिग हो चाहे वो बालिग हो, और अगर कोई स्त्री है तो उसके लिए ये है कि वहां पे जो CCTV कैमरे या वीडियोग्राफी जो होगी उसमें कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे मौजूद नहीं रहेगा। तो जब टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट आपके पास है तो आपके पास उसका रिकॉर्ड भी होगा। बेहतर है उस रिकॉर्ड को देख करके ही पता किया जा सकता है कि उस महिला कांस्टेबल ने उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया। और जहां तक महिलाओं के जो छेड़छाड़ का मसला है,
सही बात तो ये है कि जब हम कहते हैं कानून में कि अगर आपको कोई 10 मिनट तक घूरता है, 2 मिनट तक घूरता है तो भी उस अपराध में आ जाता है। आपके साथ टच करता है, बैड टच करता है तो भी उस श्रेणी में आता है। आप सिर्फ 376 के मामले को न जाइए तो भी आप पीड़ित। अब आप इसको किसी ने बैड टच किया है तो उसका आप कैसे आप देखेंगे, सबूत कहाँ देखेंगे? क्या कोई बैड टच करता है तो उस समय कोई रिकॉर्ड बना के रखता है, या जो करने वाला है वो रिकॉर्ड बना के रखता है, या जिसके साथ हुआ है वो एक कोई गवाह खड़ा करके करता है? इस तरीके की चीजें जब कोई आरोप लगाता है, या खासकर जब कोई महिला थाने में जाती है, कोई लड़की थाने में जाती है, तो पहली बात तो ये होती है कि उसको इतना हतोत्साहित कर दिया जाता है कि वो आगे इस मामले को चलाए ही ना, जी जिससे कि जो आरोपी है वो सहज ही, क्योंकि गांव में इन सब चीजों का दबाव बहुत मायने रखता है। जी जी जहां तक अभी द्विवेदी जी ने कहा कि झूठे आरोप भी हो सकते हैं, लेकिन आरोपी के पक्ष के द्वारा उस लड़की के ऊपर, उस लड़की के पिता के लड़की ऊपर दबाव भी लड़की हो डिप्रेशन सकता में है। चली गई है, लड़की कोमा में है, हाईलाइट में भर्ती है, डिप्रेशन में है। कोई ना कोई कारण तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि जिसके वजह से ऐसा हुआ, वो कि जिसको वो बर्दाश्त नहीं जी कर सकी। अब उसके कारण ठीक है कि अगर मान लिया उसको पहले से कोई तो बीमारी रही होगी तो बीमारी उभर गई, जो डिप्रेशन में अगर ऑलरेडी कोई चल रहा है, अगर जी उसके साथ कोई इस तरीके की घटना होती तब तो और उभर जाएगी। जी 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 ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हमारे साथ में जुड़ गई हैं। ताहिरा जी, आपका नजरिया क्या कहता है? नहीं, देखिए, जस्टिस वर्मा कमेटी जब गठित हुई थी निर्भया के बाद, तो एक मजबूत कानून बना था। उसमें बिल्कुल सही कहा सुमन ने कि घूरने के तरीके को भी कहा गया था। और अगर थाना इंचार्ज महिला अगर अपना कंप्लेन करती है और वो कंप्लेन दर्ज नहीं करता तो उसके लिए भी जेल का प्राविधान है उस पूरे उसमें। लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश में देखें कितने गए थाना इंचार्ज, तो मुझे अभी रिसेंट रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही नॉमिनल गए हैं अब तक जिनको जेल की गई है। और यहाँ पर देखिए, जब महिलाओं के प्रति मजबूत कानून है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल, ये कहा गया था कि थानों में सीसीटीवी कैमरे होंगे, तो सीसीटीवी कैमरे में देखिए ना, ये कोई छोटी बात थोड़ी है कि एक बच्ची जो नाबालिग है और जो जाती है अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने, उसको वहां पर महिला, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही, महिला सिपाही, क्योंकि महिला थाने हमने स्ट्रगल करके बनवाए थे। ये हम महिलाओं का आंदोलन था कि हमें महिला थाने चाहिए। और अगर महिलाएं भी इस तरह से, जो कहा जाता है इस पेट्राकी में, जरूरी नहीं कि पुरुष ही पेट्राकी का वाहक हो, महिलाएं भी तैयार जी की जाती है, वो पेट्राकी का वाहक होती है। तो जी जिस तरह से उसको निर्वस्त्र करके उसकी फोटो की बात आ रही है, तो ये तो जांच का विषय है। उसको सीसीटीवी में कैमरे में देख के उसकी जांच की जानी चाहिए, यही गठित चीज किया जाना महेश चाहिए। चंद्र द्विवेदी जी भी पूर्व डीजीपी हैं, महेश सर भी यही कह रहे हैं कि जांच का विषय वो गंभीर मामला है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हुआ ही, वो कह रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन आमतौर पर गांव देहातों में ऐसे मामले आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर जांच का विषय है। मोहित दीक्षित कांग्रेस नेता जुड़ गए हमारे साथ। मोहित जी, आपका क्या कहना है? कहा जाता है कि आरोप गलत है, ये भी बड़ी अजीब बात है। हमेशा महिला का ही कैरेक्टर असेसिनेशन होता है, और मुझे लगता है ये बंद कर दिया जाना चाहिए। जी जब बलात्कार होता है तो ड्रेस कोड पे होता है, उसके पहनावे पे होता है, खान पान पे होता है, हमेशा महिला पे ही आरोप लगता है जी मोहित कि वो मोहित ऐसी हो दीक्षित कि इसलिए बलात्कार हुआ है। मोहित दीक्षित जी कांग्रेस नेता जुड़े हैं। मोहित जी, क्या कहना है आपका इस मामले पे? और पहले तो नमस्कार मेरे को नमस्कार। पैनलिस्ट को, और आपको बहुत बहुत आप बहुत गंभीर मुद्दे पे, हम बहुत संवेदनशील मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। मगर बात आज ये हो रही है, एक प्रथा सी कायम हो गई है, पुलिस या तंत्र को बिल्कुल निरंकुश हो गया है। आज केवल एक उदाहरण यहाँ घाटमपुर के पास का ही नहीं है, हम ये देखते चले आ रहे हैं पिछले 7-8 वर्षों से। ये लगातार जो कहीं ना कहीं निरंकुश पुलिस व्यवस्था जो नहीं न किसी दबाव में आ रही है, आज इस तरीके के उदाहरण, शर्मसार कर देने वाले उदाहरण हमारे, इन चीजों को जब तक हम कहीं ना कहीं कसकर मॉनिटरिंग के साथ इनको नहीं रोकेंगे, इनके जो निरंकुशता है इस पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जनता को जो आज जो असहाय होकर के थानों में मिलता है, जब थानों में वो न्याय के लिए जाते हैं तो उनके साथ अन्याय होता है, और कहीं ना कहीं
जो मजबूत पक्ष है उसके साथ पुलिस हमारी खड़ी होती है, जो हमारे न्याय को कतई एक गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करती है। आज न्याय को चाहिए कि वो हमारे जो कमजोर पक्ष हो या बहुत मजबूत पक्ष हो, किसी के साथ भी हो, न्याय संगत कार्रवाई करनी चाहिए। न्याय है, देने वाले खुद अन्याय करते घूमेंगे। तो आज पुलिस क्योंकि निरंकुश हो चुकी है, उसको किसी का कोई दबाव नहीं है, इसलिए इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ रही है, और ये केवल आ नहीं रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। जी इनको लेकर के कहीं ना कहीं हमको आपको जागरूकता करते हुए शासन को इस चीजों को लेकर के मजबूत ठोस कदम उठाने चाहिए। इनको कार्रवाई में दिखना चाहिए। अगर कार्रवाइयां नहीं दिखेंगी, कार्रवाई के रूप में ये चीजें नहीं बदलेंगी, केवल छुटमुट कार्रवाई करते हुए छोटे मोटे चीजों को लेकर के हम केवल उसको डाल देंगे, जो भी अपने ओहदेदार हैं उन पर मजबूत कार्रवाई नहीं करेंगे, तो निरंकुशता हमेशा कायम रहेगी। जी जी तो मैं कहीं ना कहीं इसको जो निरंकुश पड़ चुकी अपनी शासन व्यवस्था है उस पर ही जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि कहीं कोई जवाबदेही इस समय नहीं है। जी योगी सरकार लगातार ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने की बात करती है, लेकिन सरकार कहाँ तक स्थानीय स्तर पर, इतने नीचे स्तर पर जा करके देख सकती है? निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो नहीं, हम नहीं, नीचे तक देखने एक हायरार्की बनी हुई है हमारे यहाँ शासन की। अगर हम बोल दे कि नीचे तक नहीं देखी जा सकती, तो उच्च अधिकारी कर क्या रहे हैं? उच्च अधिकारियों का दबाव क्या है, या उससे उच्च का क्या है? कहीं ना कोई निरंकुशता अगर आ रही है, तो ऊपर के ही जो ढुलमुल रवैये से है, वो निरंकुशता कहीं ना कहीं उसको ग्रहण करती जा रही है। जी कानपुर से दर्शक का रोकना चाहूंगा आपको मोहित जी। गिरीश शुक्ला कानपुर दर्शक जुड़े, जी बताएं गिरीश जी। हूँ कि थाने में ये जो बताया जा रहा है, हम इसको झूठ नहीं सही मान के अगर देखें तो इसका मतलब है कि थाने में जो कांस्टेबल वगैरह थे, इसमें कोई सेक्सुअल असल्टर व्यक्ति स्वभाव का है वहां पर, जिसने जब देखा कि ऐसी प्रकार की लड़की थाने में आई है, तो उससे उन्होंने ये सब करके अपना मनोरंजन किया या अपना सेक्स आंखों का शांत किया, इसलिए ये सब कार्य किया। अगर थाने में कोई लड़की आई है तो बिना पुलिस के लेडीज पुलिस के संरक्षण के वो 1 मिनट भी थाने में नहीं रोकी जा सकती है। अगर वो रोकी गई तो यही कानून का उल्लंघन है। मैं कानपुर के जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो मजिस्ट्रेटियल जांच का आर्डर करें और इसमें मजिस्ट्रेटी जांच करावें, और जितने लोग उसमें थाने में आए गए हैं सबसे पूछताछ होनी चाहिए। वहां पर हेड मुहर्रिर होंगे, दीवान होंगे, उनसे पूछताछ होनी चाहिए और बहुत सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। उस व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए जो सेक्सुअल असल्टर है, उसे समाज से अलग और बहिष्कृत किया जाए। जी जी मेरा यही अनुरोध है। और इस लड़की को अगर पीड़ा पहुंची है तो जिला प्रशासन उसको मुआवजा दे और उसकी सभी जो जरूरी सुरक्षा है वो प्रदान करे उसको। जी 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 और न्याय होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है यहाँ के जिला कलेक्टर साहब से। जी जी ठीक बात है गिरीश शुक्ला जी, निश्चित तौर पर सही कहना है आपका। तो महेश चंद्र द्विवेदी से वापस आएंगे। महेश चंद्र द्विवेदी जी से एक सवाल ये है कि पुलिस थानों में जिस तरह से आप भी एक वरिष्ठ पद पर रहे हैं, शीर्ष पद पर रहे हैं, प्रदेश के मुखिया रहे, तो थानों में अब जो कल्चर, इंस्पेक्टर दरोगा रिश्वत लेते, कभी आशिक मिजाजी बातें करते हुए और इस तरह के जो काम आ रहे, तो कितना सुधार की जरूरत है अब इस समय? नहीं, सुधार की तो बहुत ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी ये कल्चर डेवलप हुई है। ये ट्रेडिशनल मैं तो छोटे पर से देखता रहा हूँ, और जब से सर्विस में आया तब से 1963 में तब से देख रहा हूँ। इस तरह के दुर्व्यवहार की शिकायतें आना कोई ऐसी मतलब आम बात में तो कहूँगा, शिकायतें आती रहती जी तब भी आती रहती, अब भी आ रही हैं। और तो इसलिए सुधार की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कंडक्ट हर आदमी का सुधरा जाना चाहिए। अब उसमें प्रश्न यही सब पैदा होता है कि समाज जब तक अपने को नहीं सुधारेगा तो उसी समाज से आए हुए ये भी पुलिसजन हैं, जो समाज वाले करते हैं वो भी वही करते हैं। उनमें बहुत अंतर नहीं आ पाता, ये दुर्भाग्य की बात है। आना चाहिए अंतर, बिल्कुल आना चाहिए, उनके व्यवहार में बिल्कुल डिफरेंस होना चाहिए। तो इसके लिए जो भी संभव है, चाहे ट्रेनिंग हो चाहे पनिशमेंट हो, ये सब होना चाहिए। बहुत जल्दी अगर कोई गलती इस तरह की पाई जाती है तो बहुत जल्दी उसको निकालने का प्राविधान होना चाहिए, आसानी से सर्विस से निकालने का। अगर ऐसा होगा तो कुछ सुधार होगा, उस सुधार की आवश्यकता तो बिल्कुल है। सर, जिस तरह से कोई दरोगा या वर्दीधारी कोई भी कर्मी हो, कोई गलत काम करता है, बर्खास्तगी, निलंबित, तो क्या कुछ ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए, कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए जिससे दोबारा उनसे सीख लेकर दूसरे लोग ऐसा ना करें? ये नियम नहीं होना चाहिए? देखिए, दो तरह की सजाएं हो सकती हैं। एक तो है विभागीय में ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल सकते हैं सर्विस से,
या निलंबित करके या नीचे का दर्जा दे सकते हैं। और दूसरी है जो कि कोर्ट दे सकती है, तो वो तो अगर कोई मामला आईपीसी का या किसी पीनल कोड का है तो वो कोर्ट से सजा होगी, तो उसके लिए तो पुलिस जब सीबीआई और दूसरे एजेंसी जब कोई जांच करता है तो फिर कभी कभी सजा होती है। परंतु सामान्यतः तो मैं कहता हूं कि विभागीय कार्यवाही में के रूल ऐसे सीधे कर दी जाए। बहुत कठिन रूल्स हैं किसी को सजा दे पाना, तो उसके लिए बड़ा मेहनत और बड़ा टाइम लगता है। और एक बार किसी को आप निकाल दीजिए तो आप जिंदगी भर जवाब देते रहेंगे। हर साल 2 साल बाद कोई कोर्ट, कोई अधिकारी, शासन आपकी प्रोसेस लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा है। तो इसको शॉर्ट किया जाए जिससे कि कुछ ऐसे लोगों पर दंड आसान हो सके, उससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव होगा। जी, ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज में जिस तरह से इस समय मानसिकता जो बढ़ी है, इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बराबर बढ़ रहे हैं, बराबर हम लोग सुनते हैं पूरे, मतलब अलग अलग सूबे में, सिर्फ उत्तरी प्रदेश में नहीं, अलग अलग प्रदेशों में देखते हैं। और ये एक नया ट्रेंड निकला है महिला की डिग्निटी पे असॉल्ट का। बिल्कुल नया ट्रेंड है कि महिला को आप नेकेड करिए, और कुछ में तो ये बहुत चल गया है, परेड कराइए नेकेड, मतलब उसकी अस्मिता। मणिपुर, मध्य प्रदेश, मणिपुर सब ये उदाहरण है। हाँ, बहुत बहुत जगहों पे हुआ है भाई, इस तरह से अस्मिता पे प्रहार हो रहा है महिला की। इसकी वजह यह है कि कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ रहा है। देखिए, कानून तो महिलाओं ने अपने स्ट्रगल से, बहुत मजबूत कानून है, मुझे नहीं लगता कि इससे मजबूत कानून की अब हमें जरूरत है, लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जब इस तरह की हीनियस क्राइम्स है तो उसका रिड्रेशन फास्ट ट्रैक कोर्ट से हो, जिसमें विटनेस हॉस्टाइल ना हो, और पुलिस में रिफॉर्म और उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है, जिससे वो कलेक्ट करे सारे एविडेंसेस। क्योंकि जो एविडेंसेस कलेक्ट होके जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट उसी पे ऑनरेबल कोर्ट अपना जजमेंट देगा। आपने दिल्ली के छावड़ा वाला केस का देखा था कि वहां पे कोर्ट नहीं दे पाया डिसीजन, क्योंकि एविडेंसेस, बहुत ज्यादातर एविडेंसेस जो थे टेम्पर्ड हो गए थे और कुछ बहुत लेट कलेक्ट किए गए थे। तो इसलिए जस्टिस वर्मा कमेटी में ये भी दिया गया था। और फिर ये जो हीनियस क्राइम करते हैं, ये दरिंदे बाद में निकलने के बाद जब ये निकल जाते हैं तो उससे हीनियस क्राइम करेंगे। इनके अंदर कानून का डर नहीं रहेगा। तो जब कानून का डर पैदा करना है, कन्विक्शन रेट बढ़ाना है। कन्विक्शन रेट इस समय बहुत कम है, 1974-71 से भी कम है इस समय। तो मुझे लगता है कि ये कोशिश होनी चाहिए कि कन्विक्शन रेट बढ़े और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को अपराध के रूप में देखा जाए। महिला का ही, मैं फिर रिपीट करूंगी, कैरेक्टर असैसिनेशन ना हो। जब महिला बोलती है, खड़ी होती है, नुकीले चुभीले सवाल करती है, तो हमेशा उसको डाल दिया जाता है कैटेगरी में, वो होती है खराब महिला। ये महिला समाज को खराब करती, क्योंकि पेट्रार्की, मैं 1 मिनट में खत्म करती हूँ, कि पेट्रार्की जो है अपना गाइडलाइन बनाती है, उस गाइडलाइन से वो महिला की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करती है। 10 to 5 काम करने वाली महिला अच्छी है, क्योंकि इकोनॉमिक भी चाहिए, फाइनेंशियल भी गेन होना चाहिए। महिला काम करे लेकिन 10 to 5 करे, उसके आगे करती है। वो पुरुष की तरह मान लीजिए रात में भी जाती है, अपने किसी कोलीग के साथ भी जाती है काम के उसमें, तो फिर वो सही महिला नहीं है जो हमने निर्भया में देखा था। सामाजिक जो ताना बाना हो गया है। जी, सुमन गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हैं, चर्चा करेंगे, लेकिन बात चलेंगे सीधे सुमन गुप्ता जी के पास। सुमन जी, जो चल रहा है इस समय, जो चर्चा हो रही है, तो इसमें देखा जाए तो लड़की डिप्रेशन में आ गई, कोमा में चली गई। तो कुल मिलाकर के जो बात उभर कर सामने आ रही है, वास्तव में जिसे महेश चंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए, ताहिरा हसन जी ने कहा कि एक सामाजिक दायरा जो बन चुका है महिलाओं के प्रति, जो सोच बन चुकी है कि अगर 10 से 5 तक जो महिला काम करती है ऑफिस में जाकर के, वो अच्छी महिला है। जो उसके बाद पुरुषों को बराबर काम करती है 10 बजे 9, वो गंदी महिला है, अच्छी नहीं है। तो ये सामाजिक जो विभिन्नता और जो आप दरार पड़ गई आपस में महिला और पुरुष को लेकर के, इसको पाटने की बहुत ज़रूरत है और सोच बदलनी है। पितृसत्तात्मक सत्ता का तो हमेशा सा प्रभाव रहा है समाज पर, और इस समय ये है कि जो लड़कियां हैं वो पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा बाहर काम करने के लिए निकल रही हैं, पढ़ने के लिए निकल रही हैं, काम करने के लिए निकल रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि लड़कियों का तो सोच बदल गई,
काफी हद तक आगे हो गई, लेकिन जो लड़कों की और जो पुरुष की है उसकी सोच नहीं बदली। वो अभी 16वीं सदी में ही जी रहा है और वो किसी भी महिला को वो समझता है कि उसके लिए महज सिर्फ भोग्या की वस्तु है। ये जो सामाजिक कारण में ये है। और जहां तक दूसरी बात यह है कि पुलिस भी उसी समाज से आते हैं, तो इस कारण से हम उनको बिल्कुल भी मुक्त नहीं कर सकते कि पुलिस के लोग भी उसी समाज से आते हैं जहां इतना अपराध और बहुत सारी चीजें हैं और ये मानसिकता है। भाई अगर एक डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो इनको तो ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है, इनकी ट्रेनिंग इतनी होनी चाहिए। और खासकर जो महिला पुलिस है, महिला होने के नाते उनकी पुलिस में भर्ती ना हो करके, बल्कि उनको वाकई महिलाओं के मुद्दे को लेकर के उनको, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो महिला थाना में बैठते हो या सामान्य थाने में बैठते हो, उनको इतना सेंसिटिव करने की जरूरत है कि वास्तव में महिलाओं की समस्याओं को वो समझें। और खासकर इस तरीके के अपराध में जो आपके छेड़छाड़ से संबंधित है, आपके रेप के मामले हैं या दूसरे तरीके के मामले हैं, इस तरीके के मामले में कम से कम उनको बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है, क्योंकि वो उसको समझते नहीं है। वो समझते हैं ये तो महिलाओं की समस्या है। ये सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं, ये पूरे समाज की समस्या है। और शायद हम यही कारण है कि हम महिलाओं के इस तरीके के केसेस को भी हम महिलाओं की समस्या समझ करके उसको इग्नोर कर देते। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। प्रेम दर्शक चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रेम जी, क्या कहना आपका? तो मैं कहता हूँ कि कानून व्यवस्था को देखिए, आज हमारे एक मंत्री साहब महिला उत्पीड़न में फंसे हुए थे, उनका केस चल रहा है। अब देखिए, एक महिला संरक्षक है जो कि महिलाओं की संरक्षा करेगी, वो इस केस में आ गई। माने हो क्या रहा है सर? इसका मतलब ये है कि यूपी में जितने प्रोपेगेंडा होते हैं या उनके लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो बकवास करते हैं कि हमने लॉ ऑर्डर कंट्रोल में कर रखा है। उन्होंने पूरे देश का मामला दे दिया कि यूपी से बढ़िया जगह कहीं नहीं है। सर सोचने की चीज है, बिना किसी संरक्षण के ये काम हो सकता है? और मैं तो इसका जिम्मेवार सीएम साहब को ठहराता हूँ। वो जाके जरूर गोरखपुर में मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। सर ये पूजा पाठ नहीं कहलाता है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने का दस्तूर है। आप देखिए, दिन भर उनके अरेस्ट में पिछले 6 महीने से कितनी रिपोर्टें आ रही है, लेकिन अभी भी उनका ये नहीं गया है। किसी भी रिपोर्ट में जाके देखिए, खाली एक ही गाते हैं, हमारे यहाँ कोई अपराध नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अरे जिनको संरक्षण के लिए रखा गया है वही अपराध कर रहे हैं। और आज गरीब तबका है सर, इसका मतलब ये है कि निसंदेह सर मैं बोलता हूँ कि योगी साहब को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जी, तो प्रेम दर्शक चेन्नई से जुड़े थे हमारे साथ, जो आहत हैं काफ़ी, और वाकई में घटना भी आहत करने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। प्रवीण पंकज सपा नेता जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रवीण, स्वागत है आपका के न्यूज़ में, हमारे कार्यक्रम जनहित में। क्या कहना है आपका पूरे मामले में? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। और सर्वप्रथम मैं जब से इस घटना को सुना हूँ, निश्चित तौर पर एक सभ्य समाज के लिए ये बहुत ही दुखदाई समय है कि इस जो हम 21वीं सदी में पहुँच चुके हैं और इस तरह से घटनाएं महिलाओं के साथ घट रही हैं। खासकर हम देखते आ रहे हैं कि जो पहले से अभी ताहिरा जी बोल रही थी कि पितृसत्तात्मक रहा है ये राष्ट्र, लेकिन जिस प्रकार से इस समाज में महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है और खासकर पुलिस के द्वारा महिला का इस तरह से शोषण किया गया है, निश्चित तौर पे ये प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। प्रदेश का लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के जो बड़े बड़े दावे करती है, निश्चित तौर पे देखना चाहिए प्रदेश के मुखिया को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि किस प्रकार से उनके बड़े बड़े दावों को ये नौकरशाह लोग और ये जो आपकी पुलिस है किस प्रकार से लीपापोती कर रही है। और महिलाओं के साथ जो न्याय होना चाहिए, न्याय बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए, एनसीबी के आंकड़े देख लीजिए, और भी एजेंसियां हैं, उनके आंकड़े उठा करके आप अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पे महिलाओं के जो 2017 के बाद से महिलाओं के प्रति जितनी ज्यादा बर्बरता हुई है, जितनी ज्यादा अपराध बढ़े हैं, तो इस फेलियर है पूरी तरीके से ये सरकार। और निश्चित तौर पे अगर ये योगी संत हैं तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं, और एक नैतिकता के आधार पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि महिलाओं के साथ ये अपराध हो रहे हैं और हमसे संभल नहीं रहा है। जी, निश्चित तौर पर अपराध तो बढ़ रहे हैं, बेलगाम हो रहे हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, औरतों के साथ हैवानियत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके लिए सिस्टम भी दोषी है।
आखिरी सवाल महेश चंद्र द्विवेदी जी से, पूर्व डीजीपी आप रह चुके हैं प्रदेश के। योगी सरकार प्रदेश में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी केंद्र से लेकर प्रदेश में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बजाय उसके साथ में आप का महकमा, पुलिस का जो महकमा है उसके भी डीजीपी हैं, और जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस का महकमा है, उसमें सुधार के लिए सबसे पहले तो प्रदेश के पुलिस के मुखिया की जिम्मेदारी होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री जवाबदेह हैं कि प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। तो डीजीपी को एज ए आप डीजीपी रह चुके, क्या करना चाहिए ऐसे मामलों में, सख्ती क्या करनी चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो इस प्रकरण में सही जांच, सही अधिकारी से सही जांच करानी चाहिए, और यदि ऐसा महिला कांस्टेबल ने किया है तो जो भी प्रक्रिया है उसके माध्यम से उसको डिसमिस किया जाना चाहिए सर्विस से, इस प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है। और अगर आपका जनरल प्रश्न है तो इसके लिए तो फिर लंबी जांच और लंबी की आवश्यकता होगी कि, लेकिन इस प्रकरण विशेष में ऐसा तो नहीं है, कोई भी मतलब ऐसे अधिकारी तमाम मिल जाएंगे जो कि सही जांच और सही रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्री कंसीव्ड कंक्लूजन पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, उससे बड़ी जातियाँ हो जाती हैं लोगों को। और इसमें चूंकि कोई कारण नहीं बताया जा रहा है कि मैं, देखिए, जब आरोपी के तो चलो कपड़े उतरवा ले, कुछ कर ले, लेकिन जो पीड़िता है उसका कोई ऐसा कानून नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं कि उसके कपड़े उतरवाए जाए, फोटो खींची जाए। अब भी अगर खींची गई और अरे थाने में खींची गई, ऐसा अभी तक आरोप नहीं आया कि कोर्ट क्वार्टर में ले जाके कहीं रख दिया गया, तो ऐसा बड़ा आश्चर्यजनक है। तो इसका कारण जानना बहुत आवश्यक है कि कहाँ तक इस सत्य है। निश्चित तौर पर ये जरूरी जानना होगा, जांच में ये सामने आना चाहिए कि महिला कांस्टेबल क्या अमन कुरील जो आरोपी है कहीं उसके रिश्तेदार तो नहीं, या किसी प्रभाव में तो नहीं, और अगर ऐसा किया है तो आपकी नज़र में क्या उनको सजा मिलनी चाहिए वर्दीधारी को? मुझसे पूछा हो तो मैं तो पहले बता चुका हूँ कि ऐसा, अगर ऐसा किया गया है तो ऐसी महिला को डिसमिस किया जाना चाहिए सर्विस से जी। विभागीय कार्रवाई के माध्यम से उसको सर्विस से डिसमिस किया जाना चाहिए, और उसके खिलाफ कोर्ट में भी केस चलाया, दो प्रकरण कोर्ट में भी केस चलाया जा सकता है अश्लीलता के लिए जो कि उसके साथ महिला के साथ की है, तो उसके लिए कोर्ट में भी केस चलाया जा सकता है, लेकिन डिसमिसल विभाग को अवश्य करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह घटना, शर्मनाक घटना हुई है, तो जो पूर्व डीजीपी महेश चंद्र द्विवेदी जी कहना है कि विभागीय कार्रवाई के साथ साथ उस महिला आरक्षी के साथ कोर्ट में भी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको सजा दिलानी चाहिए, क्योंकि ऐसी अमानवीय घटना, शर्मनाक घटना वर्दीधारी को शोभा नहीं देती हो। कारण क्या रहा ये भी जांच में सामने आने चाहिए, और मजिस्ट्रेटी जांच की भी आवश्यकता है जो कही जा रही है। जनहित में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।